everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 2 soil erosion and conservation of class 5th science. So आज हम क्या करेंगे, हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और मैं ये आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगी. एंड आपको पता होगा कि अब सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है क्लास 5th का. सो ये चैप्टर तो सेकेंड टर्म में आएगा ही आएगा, राइट. सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको और आपके जैसे और भी बच्चों को हेल्प मिले. और हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर जो कि क्लास 5th में हो तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिल रही है तो उनको भी नॉलेज ज़रूर मिलेगी. एंड या इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. अगर आपको कोई फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई वीडियो हो, तो ऐसी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ जिससे आपको और आपके आसपास के लोगों को भी हेल्प होगी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो किसकी होती है? सॉइल की होती है. It supports plants which provide food to all living things on this planet. और इस planet पे रहने वाले जितने भी living things हैं, living things आपको पता है ना, which can breathe, जैसे animals हैं, human beings हैं, plants हैं, soil उन सभी को क्या करता है? Support करता है ना. और हम plants को support करता है और हम जैसे living things को food provide करवाता है. Thus, soil is the foundation of all life on earth. अगर सॉइल ना हो तो अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं. दैट इज़ वाई सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उन सब की फाउंडेशन, मतलब उन सबको जो ये बेस सपोर्ट मिला हुआ है किसकी वजह से मिला हुआ है? सॉइल की वजह से मिला हुआ है. एंड अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि सॉइल क्या होता है, तो सॉइल मीन्स मिट्टी, राइट. बिलो द सॉइल देयर इज सॉलिड रॉक. सॉइल के नीचे सॉलिड रॉक है, चट्टाने हैं. When the earth was formed, there were only water, air and hard rocks. जब अर्थ बनी थी, राइट, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जब अर्थ बनी थी, फॉर्म हुई थी, तब अर्थ में सिर्फ क्या क्या था? ओनली वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक्स. तब अर्थ में सिर्फ ये तीन चीज़ें थी. द सन हीटेड द रॉक्स. और सन ने क्या करा? रॉक्स को हीट करा. आपको पता है सन तो पहले से भी था, राइट. जब अर्थ पे वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक्स आए तब सन ने क्या करा? रॉक्स को हीट करना शुरू किया. आपको पता है सन हमें हीट प्रोवाइड करता है ना, सनलाइट प्रोवाइड करता है. ऐसे ही सन ने रॉक्स को हीट करना शुरू किया. द रेन मेड देम कोल्ड. आप समझ रहे हो कि मतलब सन है, सन उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है एंड दूसरी तरफ जो रेन है, बारिश है, वो उसको ठंडा कर रही है. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड द विंड ब्लू ओवर देम. और उसके ऊपर से, उस रॉक के ऊपर से हवा भी चल रही है. लाइक तीनों प्रोसेस, एयर, वाटर एंड लाइट, सब एक साथ हो रहा था. सनलाइट उसको हीट कर रही थी, रेन उसको कूल कर रहा था, और दूसरी तरफ हवा उसको, मतलब हवा उसके ऊपर से चल रही थी. दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और ऐसा कंटिन्यूसली, लगातार हज़ारों सालों तक होता रहा कि रॉक के ऊपर धूप पड़ती थी, वो गर्म होती थी, फिर बारिश आती थी, वो ठंडी हो जाती थी, फिर हवा चलती थी. ऐसा थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यूसली होता रहा. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस. और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो रॉक्स थी वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो गई. क्या मतलब है? देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने कभी देखा है किसी भी लोहे की चीज़ को या किसी भी फॉर एग्जांपल आयरन की शीट को अगर आप बीट करो, है ना, तोड़ो, आप किसी भी चीज़ पे लगातार हैमर को मारते रहोगे तो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद वो चीज़ भी टूट जाती है, राइट, वो ब्रेक हो जाती है. एज सेम उसी तरीके से अगर हम किसी भी रॉक के ऊपर सनलाइट पड़ने देंगे, लाइक सनलाइट पड़ी जा रही है उस रॉक के ऊपर, है ना, और फिर कंटिन्यूसली बारिश होती जा रही है, फिर कंटिन्यूसली उसके ऊपर हवा भी चल रही है. अगर ये प्रोसेस भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो उससे क्या होगा? जो रॉक है वो स्मॉल पीसेस में ब्रोक हो जाएगी. और ऐसा ही बहुत साल पहले हुआ कि जब कंटिन्यूसली इन तीनों चीज़ों का प्रेशर रॉक पे पड़ा तो रॉक भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गई. एंड देन दीज स्मॉल पीसेस ब्रोक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस. मान लो कि अगर उनके पीस इतने छोटे छोटे हुए, फिर
वो पीस भी और छोटे हो गए। लाइक जब कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहा तो पीसेस स्मॉलर टू स्मॉलर होते चले गए। दे वर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर। और फिर मान लो जैसे हवा चलती थी, अब कोई चीज़ अगर हल्की होगी, छोटी होगी, तो वो हवा के साथ उड़ के चली जाएगी। ऐसे ही होता था कि जब वो पीसेस छोटे हो गए तो क्या होता था, हवा के साथ वो भी उड़कर चले जाते थे। और ऐसे ही मान लो अगर पीसेस छोटे हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, तो पानी आता था या बारिश होती थी तो पानी भी उसको बहाकर अपने साथ ले जाती थी। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स। और फिर क्या हुआ, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, मान लो दो पीसेस हैं, हवा आई, एक वाला उड़ के इसके ऊपर आया तो ये क्या होगी, आपस में रब हुए होंगे। जब भी कोई चीज़ आपस में रब होती है, रगड़ती है आपस में, तब वो और भी ज़्यादा छोटे पीसेस में बट जाती है, राइट। It took millions of years for these tiny particles to change into loose material which we call soil। आपको मैंने बताया था कि millions of years पहले से ये होता चला आ रहा है और इस चीज़ को होने के लिए million of years लग गए कि जो रॉक है उस पर कंटिन्यूसली ये चीज़ें होती रही और इनके होने से क्या हुआ, जो ये टाइनी पार्टिकल्स थे ये क्या बन गए, ये लूज मटेरियल बन गए विच वी कॉल सॉइल, जिसे अब आज हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। आप देखते होंगे अपने घर के आसपास भी या किसी पार्क में भी, ये मिट्टी कहाँ से आई, ये मिट्टी ये जो हमारे रॉक मटेरियल है ना, रॉक है, इस पर सन की लाइट पड़ते पड़ते फिर बारिश इसको ठंडा किया, फिर हवा चलते चलते यही प्रोसेस कंटिन्यूसली बार बार होता रहा, जिसकी वजह से आज जो हम मिट्टी देखते हैं वो हमें दिख पाई। So the next is soil erosion. Natural forces like wind, rain and running water help in soil formation। मतलब क्या हुआ कि नेचुरल फोर्सेस, नेचुरली मतलब प्राकृतिक चीज़ें जैसे विंड, रेन और रनिंग वाटर ने क्या करा, हेल्प किया सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल को बनाने में इन सब चीज़ों की हेल्प हुई है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पूरा समझाया। बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल। पर ये सॉइल को हार्म भी कर सकते हैं, राइट। मतलब ये सब चीज़ें जो रेन, विंड और रनिंग वाटर है, इन्होंने सॉइल का फॉर्मेशन तो किया, बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल। ये सॉइल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन, मतलब वो जगहें जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होता है, मतलब नेचुरली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, सब्जियाँ उगाई जाती हैं। देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल। मतलब कि जो जगहें जहाँ नेचुरल वेजिटेशन होती है, देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन, वहाँ पे बैलेंस रहता है सॉइल को बनाने का भी और सॉइल को बिगाड़ने का भी। आपको पता है जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं, ये मैंने आपको शायद मेरी पहली वीडियो में भी समझाया था, जो चैप्टर था जर्नी ऑफ अ सीड, उसमें मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये चैप्टर के बारे में कि सॉइल कैसे ग्रो, मतलब क्रॉप कैसे ग्रो होता है, सॉइल में क्या क्या चाहिए होता है, पानी देना होता है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उनको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये बैलेंस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल में। आपने देखा होगा जब क्रॉप ग्रो होती है सॉइल में, है ना, तो हमें सॉइल को अच्छा बनाना पड़ता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लाने पड़ते हैं, सॉइल में मैन्योर डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, जैसे सॉइल उस लायक बन जाए कि उस पर हम क्रॉप ग्रो कर पाएँ। एंड दूसरी तरफ जब जैसे ही आप सॉइल आपकी हार्वेस्ट हो जाती है, फिर आप उसको काट देते हो, है ना, तब सॉइल का क्या होता है, सॉइल का लॉस हो जाता है। कैसे? क्योंकि सॉइल को पकड़ने के वहाँ पे कोई प्लांट ही नहीं है। जब कोई प्लांट नहीं होगा, प्लांट की रूट्स नहीं होंगी, तो सॉइल पकड़ी नहीं रहेगी, सॉइल खाली हो जाएगी। अब सॉइल खाली हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सॉइल लॉस में है, सॉइल या तो उड़कर या तो बहकर चली जाएगी, राइट। ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेज। और ये जो बैलेंस है सॉइल के बनने का और सॉइल के लॉस होने का, ये किसने डिस्टर्ब किया है, ये डिस्टर्ब किया है ह्यूमन ने और नेचुरल फोर्सेस है। नेचुरल फोर्सेस बोले तो जैसे फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट हो गया, इस तरह के नेचुरल फोर्सेस ने सॉइल को डिस्टर्ब किया है। देन द टॉप सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इनसे क्या होता है, जो सॉइल की जो अर्थ की टॉप सॉइल है वो हट जाती है। या तो मान लो पानी आ गया तो वो टॉप सॉइल बह के चली गई, या फिर मान लो हवा चली तो वो उड़ के चली गई, राइट। द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो क्या मतलब है कि वो कंडीशन जिसमें सॉइल या तो उड़कर या तो बहकर, मतलब पानी के एक्शन से या विंड के एक्शन से वो चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब जब सॉइल का पानी
से बहकर चले जाना या फिर हवा से उड़कर चले जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। मीन्स लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी। जैसे जब ये सॉइल इरोजन होता है तो इससे क्या होता है, जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देता है। मतलब लैंड में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रह ही नहीं जाती है, उसकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बींग्स हु ड्वेल ऑन इट। अगर मान लो सॉइल इरोजन हो जाए उस लैंड पर, जो लैंड सबके लिए, सारे लिविंग बींग्स के लिए फीड मीन्स खाना ग्रो करती है, अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ना तो कुछ इट कैन नॉट प्रोड्यूस, वहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी तोड़कर चली गई, राइट। सो सॉइल इरोजन के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि सॉइल इरोजन की वजह से आप उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं ग्रो कर सकते हो, और जो लोगों का उस पर्टिकुलर सॉइल की क्रॉप ग्रो होने से पेट भरता था वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फार्मर्स रीप प्रॉपर हार्वेस्ट। वी शुड देयरफॉर नो द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन एंड ट्राई टू स्टॉप और कंट्रोल देयर एक्शंस। यहाँ पे ये लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एजेंट्स का, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सॉइल इरोजन के लिए, एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्टॉप कर पाएँ या फिर कंट्रोल कर पाएँ ऐसे एक्शन जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन, कि बहते हुए पानी से कैसे सॉइल इरोजन होता है। हैवी रेन्स कॉज फ्लड्स। आपको पता है जब बहुत बारिश होती है तो उससे क्या हो जाता है, फ्लड हो जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर वॉश अवे द टॉप सॉइल। और जब बाढ़ वाला पानी आता है, यह ना, या फिर रनिंग वाटर होता है, मतलब जो पानी बहता रहता है कंटिन्यूसली, वॉश अवे द टॉप सॉइल, और जो ऊपर की मिट्टी है वो उसको बहकर ले जाता है। रनिंग वाटर वॉशेज द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स। और हिल जो होते, छोटे छोटे माउंटेन्स जो होते हैं, उसके ऊपर की मिट्टी भी रनिंग वाटर अपने साथ ले जाता है। दिस मेक्स द स्लोप अनफिट फॉर कल्टिवेशन। और जिसकी वजह से उन हिल्स के ऊपर, उन स्लोप्स के ऊपर कल्टिवेशन भी नहीं हो पाती, क्रॉप भी ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो क्रॉप कैसे ग्रो होगी, राइट। द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज़ वन सच एग्जाम्पल। चंबल वैली में भी यही हुआ होगा कि वहाँ के हिल्स के ऊपर भी जो मिट्टी थी वो भी पानी के आने से वो बहकर चली गई और अब वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाई। नाउ अ रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड विद इट। वो रिवर जो हिल से, पहाड़ों से ऐसे, मतलब रनिंग वाटर की तरह ऐसे बहती हुई आती है, वो बहुत सारा मड, बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेकर आती हैं। अपॉन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन। और जैसे ही वो नदी पहाड़ों से नीचे आती है और प्लेन, मतलब प्लेन लैंड पे आती है, तो वो धीरे हो जाती है। आगे क्या होता है, इट लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे। और जैसे जैसे वो नीचे आके धीरे होने लगती है तो उससे क्या होता है, जो अपने साथ वो मिट्टी लेके आई होती है वो वहीं छोड़ती चली जाती है। कुछ हर जगह पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहीं पर रह जाती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल एक्यूमुलेट्स एंड मेक्स अ रिवर चेंज इट्स कोर्स। और इतने टाइम से क्या होता आ रहा है, बहुत सालों से जो सॉइल है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, एंड मेक द रिवर चेंज इट्स कोर्स। और रिवर क्या करती है, वो बहती है, हिल से बहती है, प्लेन लैंड पर आती है, और आके क्या होता है, वो वहीं पे अपनी साथ लाई हुई मिट्टी या फिर जो भी पार्टिकल्स वो लेके आई होती है वो वहीं पे छोड़ के चली जाती है, जिससे क्या होता है, प्लेन लैंड पे सॉइल के ऊपर लेयर बनती जाती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द येलो रिवर इन चाइना कॉल्ड हवांग हो। आपने येलो रिवर के बारे में सुना होगा जो चाइना में है, इसका नाम है हवांग हो। इट वॉज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना। इसको चाइना का सॉरो कहते हैं। सॉरो मीन्स होता है दुख, कि चाइना का एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना जो कि चाइना में बहुत बड़ा दुख लेकर आई, दैट इज दैट रिवर, येलो रिवर, विच इज़ कॉल्ड हवांग हो, बिकॉज इट चेंज इट्स कोर्स वेरी ऑफन। और इसको सॉरो ऑफ चाइना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना कोर्स, ये अपनी दिशा बहुत जल्दी बदलती है। दिस रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना के उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये रिवर गई होगी, उधर क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
कि मतलब लाइफ का भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बहुत कुछ खराब भी हुआ। इन बिहार, रिवर कोसी विच चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली कॉज ग्रेट हैवॉक इन 2008 when lakhs of people were affected। अब क्या हुआ, बिहार में भी एक ऐसी रिवर है जिसका नाम है रिवर कोसी, जिसने अपना कोर्स चेंज किया, अपनी दिशा चेंज की। एंड क्या हुआ, उससे भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है 2008 में, जिसमें लैक्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड। लाखों लोगों को चोटें लगी, लाखों लोग अपने अपने घर से बेघर हो गए, काफ़ी लोग तो मर भी गए। तो ये सब चीज़ें हैं, जब नदी अपना रुख बदल लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिजास्टर्स होते हैं। नाउ द टॉपिक इज विंड कॉजेज सॉइल इरोजन, कि हवा के चलने से सॉइल इरोजन कैसे होता है, मिट्टी कैसे चली जाती है, मिट्टी उस लैंड के ऊपर से कैसे हट जाती है। In desert and semi-desert regions where strong winds blow, a good part of topsoil is carried away। डेजर्ट एरिया में या फिर सेमी डेजर्ट रीजन में, है ना, डेजर्ट एरिया या फिर सेमी डेजर्ट रीजन में क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है ना, अ गुड पार्ट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। मतलब सॉइल का जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर की मिट्टी है, वो अपने साथ वो उड़ाकर ले जाती है। आपने कभी देखा होगा अपने एरिया में भी कि जब हवा चलती है तो मोस्टली क्या होता है, जो आपके यहाँ पार्क्स हैं, रोड्स हैं, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो बहुत ऐसे उड़ रही होती है, राइट। तो दैट हैपन इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन ऑल्सो व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो एंड अ गुड पार्ट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। दिस अफेक्ट्स द फार्मर्स बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे। अब इससे लॉस किसको है, बेसिकली इससे लॉस है फार्मर्स को, कि फार्मर्स ने जो उस लैंड पे मैन्योर डाला होगा, अगर मिट्टी उड़ जाएगी साथ साथ मैन्योर भी उड़ जाएगा, राइट। एंड इससे फार्मर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवर एंड द प्लांट्स डाई। मतलब होता क्या है, ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल में ऐसे सॉइल को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, राइट, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता, राइट। एंड कवर द सॉइल एंड द प्लांट्स डाई। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो प्लांट भी उड़ के चला जाता है, मिट्टी भी चली जाती है और प्लांट भी मर जाता है। बिकॉज आपको पता है जब प्लांट सॉइल से अटैच होगा तभी उसमें वो जिंदा रहेगा। जो वो प्लांट सॉइल से अटैच ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा रहेगा कैसे। The second next topic is human beings also cause soil erosion। अभी हमने पढ़ा कि विंड कैसे सॉइल इरोजन करता है। नाउ वी आर गोइंग टू रेड अबाउट कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे सॉइल इरोजन करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह कैसे जाती है। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। आपको मैंने अभी समझाया था कि ट्रीज एंड प्लांट्स जो हैं, है ना, वो उसकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को एक साथ पकड़ के रखती है। ये बात मैंने आपको भी समझाई थी। फेलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब कि अगर या तो कोई ट्री गिर जाए, है ना, जैसे कोई मान लो बहुत तेज हवा चली, आपने देखा होगा रास्ते में रोड में ट्रीज गिर जाते हैं, है ना, हम देखते हैं रोड ब्लॉक हो जाता है। या फिर डिफॉरेस्टेशन। अब ये जो वर्ड है इतना बड़ा, इसका क्या मीनिंग है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। बहुत ज़्यादा नंबर में ट्रीज को काटना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जो आप बहुत ज़्यादा ट्रीज काटते हो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब या तो ट्री अपने आप गिर रहा है किसी हवा से या फिर किसी चीज़ से, तो अलग बात है, या फिर ट्री को काटा जा रहा है इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ये दोनों बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है सॉइल इरोजन के। मिट्टी का जो ये मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मेनली जो हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं। तो जो पेड़ों की रूट है जिसने सॉइल को, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल को पकड़ रखा हुआ था, अब वो पेड़ ही नहीं है तो सॉइल तो लूज हो गई। और जब सॉइल लूज हो गई तो मिट्टी उसको उड़ाकर ले जा सकती है। नाउ एंड व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज एंड इज ईजिली कैरिड अवे। जब ट्रीज काट दिए जाते हैं तो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, मैंने आपको भी समझाया, एंड इज ईजिली कैरिड अवे, और उसको आसानी से हवा उड़ाकर ले जा सकती है। प्लोइंग ऑफ हिल स्लोप्स इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। कि मतलब क्या है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है,
ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जर्नी ऑफ अ सीड में समझाया था कि जो हमें फार्मिंग करनी होती है तो प्लोइंग उसका मेन फैक्टर होता है, प्लोइंग इज नेसेसरी फॉर दैट, है ना। इससे क्या होता है, मिट्टी नीचे ऊपर होती रहती है। एंड अगर हम प्लोइंग करते हैं हिल स्लोप्स की, पहाड़ी इलाके की, तो इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ओवरग्रेजिंग मतलब ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, इसका मतलब है कि जब भेड़ बकरियां, कैटल मीन्स भेड़ बकरियां या फिर गाय, है ना, जब वो आते हैं फील्ड पे, खेतों में और घास चरते हैं, तो चरने को कहते हैं ग्रेजिंग, राइट। ओवरग्रेजिंग मतलब एक लिमिट तक नहीं उसको खाना, ज़्यादा खा लेना, मतलब बिल्कुल जड़ से निकाल के उसको खा लेना, उसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, जब वो ग्रास को खा लेंगे, निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रूट्स के साथ निकाल के खा लेंगे, तो रूट उसको पकड़ नहीं पाएगी सॉइल को, और उसके बाद क्या होगा, सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन, अब जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल कंजर्वेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था सॉइल इरोजन, कि सॉइल विंड से, एयर से, वाटर से कैसे उड़कर या बहकर चली जाती है, हमने भी ये पढ़ा, या फिर ह्यूमंस कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉइल कंजर्वेशन, कि हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, हमारी प्रकृति ने, नेचर ने बहुत सारी ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स लगा दिए मिट्टी को बनाने के लिए। अब ये कैसे लगा दिए, ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कि जब हमारी लैंड पे रॉक्स थी, फिर उस पर सनलाइट का प्रेशर था, सनलाइट पड़ रही थी, बारिश आ रही थी, हवा चल रही थी, तो इन सभी चीज़ का कंटिन्यूसली होना सॉइल का फॉर्मेशन कहलाया गया, राइट। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो हमारी जो मिट्टी है उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, मतलब संभाल के भी रखना है, और उसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। जैसा आपको मैंने बताया कि द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन, सॉइल का खराब ना होना, सॉइल का एक जगह से उड़कर ना जाना या बहकर ना जाना, और उससे हमें लड़ना, उसको प्रोटेक्ट करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। We cannot stop natural forces like rain and water from causing soil erosion. हम नेचुरल सोर्सेज को नहीं रोक सकते, जैसे हम हवा को नहीं रोक सकते, हम पानी को नहीं रोक सकते कि भाई मिट्टी को बहाकर या फिर उड़ाकर मत लेके जाओ, हम उनको नहीं रोक सकते। However, soil can be conserved by controlling the action of these agents of erosion. हम इनके एक्शंस को, जो एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के, जैसे कि हमारा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ह्यूमंस का गलत इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें अगर हम रोकेंगे, इनमें हम अगर कंट्रोल लाएंगे, तो हम सॉइल इरोजन से अपनी सॉइल को बचा सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज, और ऐसा बहुत तरीक़ों से हो सकता है। नाउ ऑन फ्लैट ओपन ग्राउंड्स, मतलब अगर लैंड फ्लैट है या ओपन ग्राउंड है ना, मतलब पूरे चारों तरफ ऐसे ग्राउंड ही ग्राउंड है, कोई ऐसे बाउंड्री नहीं है, वहाँ पे क्या हो सकता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप फील्ड्स लाई बेयर। क्या होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हम क्रॉप को काट देते हैं, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको हमें काटना होता है, जब हमने हार्वेस्टिंग कर दी, एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप, क्रॉप के काटने के बाद और दूसरी क्रॉप लगाने से पहले क्या होता है, वो जो लैंड होती है वो बेयर लैंड होती है। बेयर मतलब वो खाली पड़ी होती है, ना तो उस पर कोई प्लांट होता है, ना ही उस पर कोई क्रॉप होता है। दिस इज व्हेन द विंड्स ब्लो ऑफ द टॉप सॉइल, और ये वही मूवमेंट होता है जब हवा टॉप सॉइल, जो ऊपर की इंपॉर्टेंट सॉइल टॉप सॉइल होती है, उसको उड़ाकर ले जाती है। टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग ब्लोन अवे, फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप्स सच एज ग्रास एंड क्रीपर्स। अब क्या है, अगर फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स, कि वो अपनी सॉइल को इरोजन होने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उस जगह पे जहाँ पर ना तो अभी कोई क्रॉप ग्रो हो रही है, क्योंकि क्रॉप ग्रो होने में टाइम लगता है, एंड जो क्रॉप कट गई है, कटने के बाद और नई क्रॉप उगाने से पहले का जो टाइम होता है, उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रास ग्रो कर देते हैं और क्रीपर्स ग्रो कर देते हैं। इनको ग्रो करने से क्या होता है कि वो लैंड जो है वो बेयर नहीं रहती, खाली नहीं रहती, और उसकी टॉप सॉइल को ना तो विंड उड़ा कर ले जा सकती है, ना ही वाटर, क्योंकि जो ग्रास है उसकी रूट्स और क्रीपर्स की रूट क्या करेगी, सॉइल को होल्ड कर रखेगी।
The roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away. जैसा मैंने आपको भी समझाया कि प्लांट्स की जो रूट होती है ना, जो कि कवर क्रॉप्स हैं, जिनकी रूट क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में पकड़ के रखती है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे, और उनको रोकती है कि वो हवा के थ्रू उड़कर ना जा पाए. ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन अलॉन्ग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स. और ट्रीज और बुशेस है ना, मतलब ट्रीज क्या होते हैं, बहुत बड़े पेड़, बुशेस उससे थोड़े छोटे पेड़ होते हैं जो कि उस फील्ड के बाउंड्रीज में लगाए जाते हैं, ताकि क्या हो, जब हवा आए तो उस ट्री की वजह से या बुशेस की वजह से हवा नीचे मिट्टी को उड़ाकर ना ले जा पाए. दे एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स. अब जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा एक्ट करते हैं, शील्ड की तरह. शील्ड होते हैं ना, ऐसे एक बाउंड्री कि अगर हवा आ रही है तो पेड़ों से टकराएगी, बाकी छोटे छोटे प्लांट्स को या फिर मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन हिल स्लोप्स. कटिंग द स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेसेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन. मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप हिली एरिया में उसके स्लोप्स जो है उसको कट कर दो, है ना, या उसके स्टेप्स काट दो, हिल्स के स्टेप्स बना दो, है ना, कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन. उससे सॉइल इरोजन कम हो सकता है. स्टेप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. क्योंकि स्टेप्स जो सीढ़ियाँ, जैसे ऐसे सीढ़ियों की तरफ ना रहते हैं ना, स्टेप्स ना रहते हैं हिली एरिया पे, उससे क्या होता है, पानी धीरे 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 आगे बढ़ता है. अदरवाइज अगर पूरा स्लोप होगा, ऐसे होगा, राइट, स्लोप मीन्स इस तरीके से अगर होगा तो पानी स्पीड से नीचे जाएगा. बट अगर उसी जगह पे सीढ़ियाँ आ जाएंगी, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, सो क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि पानी धीरे 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 नीचे जाएगा और धीरे धीरे जाने की वजह से वो मिट्टी को साथ जाने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. As the water flow slows down, some soil from one step is left on the next step. अब जैसे क्या होगा, पानी धीरे धीरे चल रहा है, राइट, मान लो ये एक स्टेप है और नीचे एक स्टेप है, तो यहाँ की मिट्टी जब वो पानी लेके जाएगा तो वो कहाँ जाके रुक जाएगी, वो मिट्टी नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप की मिट्टी नेक्स्ट स्टेप पे. तो ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा, इससे सॉइल इरोजन ज़्यादा नहीं होगा. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस. और सॉइल का लॉस बहुत ही कम होगा, सॉइल का इरोजन बहुत कम होगा ऐसे इस प्रोसेस से. एफॉरेस्टेशन, अब ये भी एक नया वर्ड है, जैसे हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, वैसे ही एक वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन, जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का काटना, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में पेड़ों को काटना, उससे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है. एफॉरेस्टेशन उसका ऑपोजिट है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में पेड़ों को लगाना, पेड़ों को सॉइल में लगाना, और जिससे सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल कंजर्वेशन हो, उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं. और या फिर इसे कहते हैं ग्रोइंग ट्रीज इज अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन हिल स्लोप्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफॉरेस्टेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में. वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफॉरेस्टेशन एक इफेक्टिव मेथड है, एक बहुत अच्छा मेथड है सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाने का और सॉइल को कंजर्व करने का, सॉइल कंजर्वेशन करने का हिल स्लोप्स में, पहाड़ी इलाकों में. Now the last topic of this chapter is on fields near rivers. फील्ड्स में, खेतों में और नदियों के पास आप कैसे सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं. ड्यूरिंग द मानसून मैनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड फ्लड द फील्ड्स. मानसून के टाइम मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मानसून सीजन होता है, तो बहुत सारी रिवर्स क्या करती हैं, ओवरफ्लो कर देती है. रिवर में ऑलरेडी पानी होता है, पर जब बारिश का पानी भी रिवर में ऐड हो जाता है तो उससे क्या होगा, रिवर ओवरफ्लो जाएगी, ज़्यादा भर जाएगी एंड फ्लड द फील्ड. अभी वो पानी जो ज़्यादा भर जाता है वो कहाँ जाता है, फील्ड्स पर, खेतों में आ जाता है. टू प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स रोकना, बाढ़ को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स आर बिल्ट. मतलब रिवर बैंक्स, नदी के आसपास एम्बैंकमेंट किया जाता है, जिससे जो है बाढ़ ना आए और सॉइल इरोजन भी ना हो. दिस होल्ड्स द वाटर बिटवीन द बैंक्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. और वो क्या करता है, एम्बैंकमेंट क्या करता है कि वो पानी को बैंक्स मतलब नदी के और उस एम्बैंकमेंट के बीच में ही रोके रखता है और उससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता. सो दैट्स इट. ये हमारा चैप्टर था जो मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको इसमें स्टिल कोई भी टॉपिक ऐसा है, कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा. मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगी, या फिर मैं आपको कमेंट का ही रिप्लाई कर दूँगी. एंड दूसरी चीज़, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज में मैं बनाऊँगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फर्दर एग्जाम्स में.
और आपको आपके टेस्ट में हेल्प करेगी। सो फॉर दैट नोट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगी या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होगी, और इस पर आप मेरे को अपनी क्वेरीज भी दे सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करूँगी। एंड हाँ, अगर आपके स्कूल कोई चैप्टर है जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको उसमें कोई डिफिकल्टी है, यू कैन कॉमेंट मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं उस चैप्टर की भी वीडियो बनाऊँगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये जितने बच्चे मैं हो सके उतनों की हेल्प कर पाऊँ। एंड हाँ, ऑफ क्लास 5, क्योंकि अभी जो मैं बेसिकली कवर कर रही हूँ क्लास 5 है। और इस वीडियो को, अगर ये आपकी वीडियो काम आती है और आपको इससे कोई नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से और भी बच्चों की इससे मदद हो सकती है। थैंक यू।